नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के विकसित विजन, सुशासन से राष्ट्र निर्माण तक की सीएम धामी की हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश की सुरक्षा के लिए लगातार एक्टिव मोड पर अपनी खास रिपोर्ट। वहीं एमपी के मंडला में ऑक्सीजन खत्म होने पर एम्बुलेंस के मौत की सवारी बनने की दुखद घटना का हम मुद्दा भी उठाएंगे और चलते चलते यूपी के देवरिया के पैना गांव की गौरव गाथा पर भी अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो न सिर्फ सख्त कानून व्यवस्था और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जाना जाता है, बल्कि अब देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक सशक्त आवाज बन चुका है। हालिया आंदोलनों में विरोधियों को कड़ा संदेश देने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के प्रति देश को आगाह करने तक योगी आदित्यनाथ का विकसित विजन उन्हें देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग करता है। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। योगी की कार्यशैली की विशेषताएं, जीरो टॉलरेंस और सख्त कानून व्यवस्था, बुलडोजर मॉडल और संपत्तियों की कुर्की जैसी कार्रवाइयों के जरिए अपराध पर लगाम लगाने और कानून का डर कायम करने पर जोर, जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं को स्वयं सुनना और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश देना, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की लगातार समीक्षा करना, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर बड़े बुनियादी ढांचे का विकास करना, उत्तर प्रदेश को व्यापार और उद्योग के लिए सुगम बनाना और लाल फीताशाही को खत्म करना। सुशासन की पहली शर्त होती है जनता से सीधा जुड़ाव। सीएम योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या की शुरुआत ही जन समस्याओं के निस्तारण से होती है। चाहे गोरखपुर का जनता दरबार हो या लखनऊ का आवास, फरियादियों की समस्याओं को सुनना और मौके पर ही निस्तारण के निर्देश देना योगी की कार्यशैली का अहम हिस्सा है। समस्याओं को लेकर उनकी यह सजगता ही उन्हें राज्य के अंतिम व्यक्ति का सबसे भरोसेमंद साथी बनाती है। बहरहाल योगी सिर्फ प्रशासनिक ढिलाई पर ही सख्त नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र पर उनका रुख विवाद और कठोर रहता है। हाल के दिनों में हुए आंदोलनों की आड़ में जब जब व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हुई, सीएम योगी ने विरोधियों की खबर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह साफ कर दिया है कि विकास की राह में रोड़ा अटकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। योगी आदित्यनाथ का विजन सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने के लिए रची जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के प्रति वे लगातार देश को आगाह कर रहे हैं। योगी का स्पष्ट मानना है कि देश की आर्थिक प्रगति को बाधित करने की हर विदेशी या देसी साजिश का मुकाबला केवल तेज विकास और आत्मनिर्भरता से ही संभव है।
उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का उनका संकल्प इसी राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन का वाहक एक और भारत है। अब भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। सख्त प्रशासक, जनसेवक और दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता, इन तीनों भूमिकाओं का संतुलन ही सीएम योगी को देश के बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग और अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश की सुरक्षा के लिए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां सीएम धामी पर्यटकों से देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को प्लास्टिक मुक्त रखने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मानसून के खतरों को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, खटीमा में जनजातीय समाज के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताते हुए सख्त कानून बनाने की बात भी कही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत हैं। सीएम धामी ने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वो यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद जरूर लें, लेकिन जाते समय पीछे प्लास्टिक या किसी भी प्रकार का कचरा न छोड़ें, ताकि देवभूमि का स्वरूप स्वच्छ बना रहे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आपदा के समय प्रदेशवासियों की सुरक्षा भी धामी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल ही में गदरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में जवानों से मुलाकात की और मानसून को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में जो प्रतिवर्ष हमारे करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, ऐसे में मैं उन श्रद्धालुओं से भी और उन पर्यटकों से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि देवभूमि के जो बहुत सारे स्थान हमारे हैं, उन सभी स्थानों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका प्राकृतिक सौंदर्य लें। देव स्थानों पर जाके पुण्य प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जाते समय जब देवभूमि से जाएं तो देवभूमि आपको बहुत कुछ देती है, आपको सुकून देती है, आपको आपकी अपनी खोज देती है, आपको अध्यात्म की प्राप्ति कराती है, आपको एक ऊर्जा का अनुभव कराती है। यहाँ से जाने के बाद जब जाते हैं लोग तो महीनों महीनों के लिए उनके पास काम करने की ऊर्जा होती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जाते समय अपने पीछे प्लास्टिक या किसी भी अन्य प्रकार का कचरा छोड़कर न जाएं। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार हर हाल में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अपने 1 दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। थारू समाज के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर सीएम ने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। पहले मजाक में ही लोग करते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, दोस्तों उसको सिखाता है। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, जानकारी ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार तो बहुत सख्त तरीके से काम कर ही रही है, लेकिन इसमें समाज को भी जोड़ना होगा और आप सब लोगों को भी, हम लोग जो लोग आए हैं, हर अपने भाषण में, हर अपनी बात में नशे के बारे में हर किसी को अवेयर करना है, हर किसी को जानकारी देनी है। तो नशा एक ऐसा घातक जानलेवा जो बीमारी है, एक तरह से मैं कहूँगा, और धीरे 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 व्यक्ति को तो खत्म करता ही है, पूरे परिवार को जो है समाप्ति की ओर ले जाता है। क्योंकि जब बच्चा उसमें उसकी जन्म आता है तो पूरा परिवार उसका जो है विखंडित हो जाता है, पूरा परिवार खराब हो जाता है। मैंने स्वयं देखा है कई लोगों को। तो हम लोग उसके लिए करेंगे और शिक्षा तो हमारे लिए सबके लिए होनी चाहिए मूलभूत। आप देखिए किस तरह बहुत अच्छा देखिए अवैध नशे को लेकर हम भी और भारत सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री, बस मैं यही बताना चाहता हूँ, चुनाव में हार जीत अपनी जगह पर होती है, लेकिन मैंने खटीमा कभी नहीं छोड़ा, मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ।
संवाद के दौरान थारू जनजाति में धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि इस दिशा में जल्द ही और अधिक सख्त कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। जनजाति का आज युवा संवाद था, क्या खासरा, क्या निर्णय लिया और क्या घोषणाएं और होने वाली हैं? देखिए, आज जनजाति समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, हमारे युवा लोग, समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आज मिलना हुआ है, संवाद हुआ है, उनके विचार जानने का अवसर मिला है। और जनजाति समाज के उत्थान के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण के लिए यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, इस क्षेत्र में भी खोले गए हैं। यहाँ आश्रम पद्धति स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की अनेक योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ ही जो है बेटियों की शादी हो, उनके शिक्षा के काम हो, उन सभी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उस पर हम प्रावधान हमने पहले से किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जनजाति समाज मुख्य धारा में आए और समाज के और देश के निर्माण में अपनी तीव्र सहभागिता निभाए। धर्म को तोड़ने वाला मामला है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके लिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग अब जागरूक होकर वापस अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। जो लोगों ने दूसरे धर्म को किसी कारण से, प्रलोभन से या बहला फुसला कर या डरा धमका कर जिस तरह से भी किया है, वो सभी अब वापस आ रहे हैं और हम सख्त सजा का प्रावधान भी। साफ है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा और हर वर्ग के अधिकारियों के प्रति सजग होकर एक सशक्त संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मंडला से आई एक खबर सिर्फ एक परिवार के बिलखते दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के उस लाचार स्वास्थ्य तंत्र का नंगा सच है जो मरीज को जिंदगी की गारंटी तो नहीं दे पाता, लेकिन मौत का सफर मुफ्त में करा देता है। 21 साल का अजीत किडनी की बीमारी से लड़ रहा था। अस्पताल पहुंचने की उम्मीद में एम्बुलेंस में बैठा, लेकिन एम्बुलेंस की ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। व्यवस्था की इस लापरवाही ने एक और चिराग बुझा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये 108 नंबर की एम्बुलेंस नहीं साहब, ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की सरकारी ताबूत है। मरीज को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, ये एम्बुलेंस मरीज की बची खुची सांसें खींचने का काम बाखूबी कर रही है। मामला मंडला के सुनहरा माल का है। 21 साल का अजीत जिंदगी की भीख मांग रहा था। बहमनी स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही 108 एम्बुलेंस के भीतर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। कसूर सिर्फ इतना था कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे उसे रेफर किया गया, उसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं। परिजनों ने गिड़गिड़ाते हुए मोबाइल में ये पूरा मंजर कैद किया। वीडियो वायरल हुआ तो नींद में सोए हुक्मरानों की नींद अचानक टूट गई। अब जरा संवेदनशीलता के बड़े बड़े दावों का नमूना देखिए। जिस जिले का प्रतिनिधित्व खुद कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके कर रही हैं, उसी जिले में मरीज हवा की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमेशा की तरह मंत्री जी का वही घिसा पिटा बयान आया है। मामला संवेदनशील है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मन बढ़िया है सर जी, और मैं सुनहरा माल का रहने वाला हूँ। आज जो है मंडला में मेरा बेटे का डायलिसिस होता था। मैंने आज डायलिसिस सेंटर में फ़ोन लगाया। मैं बोला सर जी मेरे बच्चे को सांस फूलने और खांसी आ रही है, तो कृपया 6 बजे का जो शिफ्ट है आप मुझे 2 बजे वाला शिफ्ट दे दो। तो 1 घंटे के बाद में ऑक्सीजन वो एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस में जैसे तैसे हम उसको हाँप रहा है, ऐसा ऐसा करके मेरा बेटा हाँप रहा है। तो मैं बोला, मैं वहाँ पे जो एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगा। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला तो उन्होंने बोले नहीं आपका नज़दीक बमनी जाना। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। तो इससे ये जानकारी लगी कि सुनहरा माल से जो पेशेंट थे वो उनका डायलिसिस होता था, और डायलिसिस के बाद जब उनके बीच में तबीयत ख़राब हुई
तो 108 एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल किया, उनके परिजनों ने। तो 108 एम्बुलेंस वो सीधे सुनहरा माल जाते हैं और सुनहरा माल से पेशेंट को उठा के, उनके परिजनों को उठा कर के और समीपस्थ अस्पताल बम्हनी में लाए और बम्हनी में ला कर के उनका इलाज किए। और इलाज करने के बाद जब देखा गया कि नहीं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने का, तो बम्हनी अस्पताल में उनको रखा गया और बम्हनी अस्पताल से फिर उनको जिला अस्पताल में लाने का उनको प्रयास किया गया। तो जिसमें जानकारी लगी कि रास्ते महराजपुर में, मंडला के समीपस्थ महराजपुर में, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण उनकी डेथ हो गई। मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए तो जिला स्वास्थ्य विभाग के साहब भी हरकत में आ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जे मोहंती ने भी रटा रटाया डायलॉग बोल दिया। टीम गठित कर दी गई है, जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। हमारी संज्ञान में आई है और उसके ऊपर जांच की टीम बना दी गई थी, उसके द्वारा जांच करती भी गई है और उसके साथ तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है। अब उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करते हैं। एम्बुलेंस में 108 में एक 108 की ड्राइवर होनी चाहिए थी और एक EMT होनी चाहिए, जो उनकी ट्रेनिंग भोपाल से होती है। और ये भोपाल स्तर पे जो कंपनी है जिसके 108 संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा ये रखा जाता है और उसमें एक EMT होती है और एक 108 की ड्राइवर होती है। अभी जांच में क्या निकल गया है इस मामले को लेकर? मैं डिटेल उसको ये करके बताऊंगी। अभी मैं डिटेल उसको पढ़िए नहीं करी हूँ, अभी पूरा आ रही है और भी 1-2 पेपर उसमें आने की बाकी है। जैसे आ जाएगी पूरी तथ्य ये करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी। वाह साहब वाह, जब मरीज की सांसें उखड़ रही थी तब आपकी टीम कहां सो रही थी? क्या एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली होना कोई अनहोनी है या फिर हर रोज होने वाला सरकारी घपला? जब कैबिनेट मंत्री के अपने ही जिले का ये हाल है तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों की राम कहानी का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। क्या जिसकी आंखों के सामने उसके 21 साल के बेटे ने बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया? मृतक के पिता और परिजनों का आरोप सीधा है, ये मौत नहीं, स्वास्थ्य विभाग और 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही से की गई हत्या है। जांच की औपचारिकताएं शुरू हो चुकी हैं, बयानों का दौर जारी है और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ निचले स्तर के किसी छोटे कर्मचारी की बलि का बकरा बनाकर बंद कर दी जाएगी या फिर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस सड़क पर उतारने वाले असली जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कोई गाज गिरेगी? क्योंकि जब तक कागजी जांच के आगे बढ़कर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक 108 की ये सवारी मरीजों के लिए जिंदगी नहीं, मौत का बुलावा ही बनेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। देवरिया का एक ऐसा ऐतिहासिक गांव जिसकी माटी की हर कण में आजादी की पहली लड़ाई का रक्त समाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं पैना गांव की, जहां 31 जुलाई 1857 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का वो बिगुल बजा जिसने गोरों की नींव हिलाकर रख दी। पैना का इतिहास सिर्फ लड़ाकों की बहादुरी की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उन वीरांगनाओं का भी इतिहास है जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। करीब 169 साल बाद भी इस गांव की आबो हवा में शहीदों का अमर बलिदान जिंदा है। देखिए देवरिया के पैना गांव से हमारी एक खास रिपोर्ट। 31 जुलाई 1857 ये वो तारीख थी जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आजाद होने के लिए सुलग रहा था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का पैना गांव उस वक्त क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। गोरों की बंदूक और तोपों के सामने पैना के रणबांकुरे झुके नहीं बल्कि आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि पैना के हर घर ने आजादी की वेदी पर अपने बेटों की बलि चढ़ाई थी। पुरुषों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहादत चुनी तो वहीं गांव की वीरांगनाओं ने अपनी अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए सरयू की उठती लहरों में जल समाधि ले ली। आज हमारे यहाँ 31 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। 31 जुलाई 1857 को मेरा गांव आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के। अंग्रेज़ों ने हमारे गांव को 7 बार जलाया और हमारे गांव के बुजुर्गों ने कभी उनको मतलब जवाब दिया और कभी अपना हार नहीं माना। हमारे गांव को 7 बार जलाया, तोपों से उड़ाया, हमारे माताओं बहनों को जहाज पे बैठा के अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन हमारी माताएं बहनें ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसी घाघरा नदी में कूद के वो जल समाधि ले ली। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं 31 जुलाई को। रवि प्रताप सिंह, राम प्रधान पैना।
समय बीतता गया, दशक बदलते गए, लेकिन 169 साल बाद भी पैना की मिट्टी में शहादत की वो गूंज आज भी सुनाई देती है। इस बार भी शहादत दिवस के मौके पर पैना का शहीद स्मारक देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों ग्रामीणों ने अमर बलिदान को नमन किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसका इतिहास अपने आप में एक समग्रता को समेटा हुआ है। अगर इसके इतिहास को मैं ये कहूँ कि चंद शब्दों में या 2-3 शब्दों में समझा दूं, तो इसको संभवतः हम उस इतिहास के साथ नाइंसाफी करेंगे। आप समझे होंगे कि महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था और महात्मा गांधी के आने के बाद 1920 के आसपास लोग समझे कि असहयोग नाम का भी चीज कुछ है। लेकिन ग्राम सभा पैना के लोग जो असहयोग शब्द था, चाहे असहयोग करके अंग्रेजों की इकोनॉमी को कैसे कम करना है, इस विचार को ग्राम सभा पैना के लोग 1857 में ही समझ चुके थे। अंग्रेजों के अत्याचार, लॉर्ड डलहौजी की गलत नीतियां, इनसे पूरा देश तो प्रताड़ित था ही, पैना भी उससे अछूता नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने सब पोर्ट के रूप में पैना को विकसित किया था, लेकिन पैना के लोगों ने असहयोग किया। अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर के मैं तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए हैं कि ग्राम सभा पैना को 7 बार आग के हवाले कर दिया गया। उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से तोपों से भुना गया। हमारे गांव के जो बुजुर्ग, अर्थात वो उस समय युवा रहे होंगे, वो सभी युवा नदी पार करके कैसे हो कुछ लोग अपना जान बचाएं। यहाँ लगभग 400-500 पुरुष ऐसे हैं जो शहीद हुए और उनका नाम भी यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अंग्रेजों ने एक तरह से तोप चलाया, सब कुछ चलाया। जब पुरुषों को नहीं पाया तो उन्होंने क्या किया कि इस गांव से कन्याओं को, माताओं को पकड़ करके जबरदस्ती उसको उन लोगों ने बोट में बैठाया, जिनकी संख्या 100 से ऊपर थी। उन महिलाओं ने अपने अस्मिता से की रक्षा के लिए इसी सरजू नदी में कूद करके अपने अस्मिता की रक्षा की। राजस्थान में एक जौहर हुआ था, तो चूंकि मैं उस जौहर का विरोधी नहीं हूँ, वो लोग भी हमारे ही व्यक्ति हैं। पैना गांव की ये पावन माटी देश के कोने कोने को यही सिखाती है कि आजादी कोई खैरात नहीं बल्कि शहीदों के खून से सींची गई वो विरासत है जिसकी हिफाजत हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। 1857 से लेकर आज तक पैना ने देशभक्ति की जो मिसाल पेश की है, वो आने वाली कई सदियों तक देश के युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।